महार रेजिमेंट के सभी रैंक्स को रेजिंग डे की शुभकामनाएं। मैं महार रेजिमेंट के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट और सभी ऑफिसर्स और वेटरन्स का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे ये मौका मिला आप लोगों से बात करने का। अगले चंद मिनट में मैं आप लोगों को डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स और ख़ास करके पेंशन के ऊपर फोकस करूँगा। हमारे देश के अंदर तकरीबन 25 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स हैं और उनको परिवार के मिला करके 50 से 60 लाख तक हमारे जो परिवार हो जाता है, और वो हर साल 50 से 60 हज़ार नए जो मेंबर्स हैं हमारे वेटरन फेडरेटरी में परिवार में जुड़ते जाते हैं। जब हम सर्विस के दौरान होते हैं तो हमारी देखभाल करने के लिए हमारी पूरी सपोर्ट सिस्टम है। हमारी फौज हमारे साथ है, हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमारे साथ हैं, हमारे साथी हमारे साथ हैं। लेकिन जब हम रिटायर हो जाते हैं तो एकदम से हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है और हमें खुद को मालूम नहीं होता कि हमें किस प्रकार से अपनी समस्याओं का समाधान करना है। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए इंडियन आर्मी ने डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स की शुरुआत की, जो 2010 में एक सेल की तरह शुरू हुआ था और 2016 में उसको एक डायरेक्टरेट का रूप दिया गया। वह एडजुटेंट जनरल ब्रांच के नीचे ये डायरेक्टरेट आता है और इसकी जो पहुंच है पूरे हर मिलिट्री स्टेशन तक या हर डिस्ट्रिक्ट तक इसकी पहुंच है। जो डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स है उसके सेक्शन जो हैं और साथ नीचे जो वेटरन्स वर्टिकल है वो कमांड हेडक्वार्टर्स में हर कमांड के अंदर एक वेटरन्स ब्रांच खुली है जिसके डायरेक्टर वेटरन्स हर कमांड में हैं, और उसके नीचे हर एरिया और सब एरिया के नीचे कर्नल वेटरन्स हैं जो कि एक सर्विंग ऑफिसर्स हैं और उनके पास पूरा स्टाफ है। उसके बाद उनके नीचे हर मिलिट्री स्टेशन तक स्टेशन हेडक्वार्टर्स में ESM सेल्स खुले हुए हैं, और जहां ESM सेल्स नहीं है हम जो CSD है और ECHS के पॉलीक्लिनिक्स हैं वहां तक भी हमारी पहुंच है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी हुई क्योंकि एक एक्स-सर्विसमैन को रिटायर होने के बाद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी कि एक सिंगल विंडो हो। मेरी अगर ECHS की समस्या हो, CSD की समस्या हो, मेरी डॉक्यूमेंटेशन की समस्या हो, मुझे रिकॉर्ड्स से संपर्क करना है, मेरी पेंशन ठीक नहीं आ रही है, मेरी बैंक्स के साथ समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का हल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो हमें हर समस्या का समाधान करने में हमारी मदद कर सकती है। तो ये मेन मुद्दा जो एम था वेटरन वर्टिकल का, इस डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन का खुलने का। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम समय बीतता जा रहा है हम देख रहे हैं कि हम इसमें बहुत आगे पहुंच गए हैं और एक्स-सर्विसमैन्स की बड़े तौर पे हम मदद कर रहे हैं। लेकिन हमें एज एन एक्स-सर्विसमैन हमें समझना है कि हमारी तरतीब क्या है जो डॉक्यूमेंटेशन की, क्योंकि हम बीच में शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारी समस्याओं का हल नहीं होता है। जब एक एक्स-सर्विसमैन की कोई समस्या होती है तो उसकी समस्या जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू जाती है और फिर रिकॉर्ड्स ऑफिस के साथ और फिर PCDA पेंशन और फिर हमारे बैंक के पास। हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे हमारे रिकॉर्ड ऑफिस के पास हैं। तो हम बीच में से CDA को संपर्क करते हैं या CPPC को संपर्क करते हैं तो हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारे रिकॉर्ड के अंदर अगर कोई खामी है तो वो सिर्फ हमारा रिकॉर्ड ऑफिस ही दूर कर सकता है। हम अपने डॉक्यूमेंट्स को जिला सैनिक बोर्ड से वेरीफाई कराएं, रिकॉर्ड्स में भेजें, और अगर हमारे PPO के अंदर कोई तब्दीली करनी है तो रिकॉर्ड्स ही उसको CDA को वेरीफाई करके भेजता है, और फिर CDA अगर जरूरत होती है तो एक नया PPO हमारा जारी करता है। और जो बैंक्स हैं वो जो PP के अंदर अंकित किया हुआ है उसी के ऊपर हमें तनख्वाह दे सकते हैं, हमारी एंटाइटलमेंट दे सकते हैं। हम बीच के अंदर अगर हमारे PPO के अंदर जो नहीं लिखा हुआ है और हम बैंक से संपर्क करते हैं तो बैंक हमारी मदद नहीं कर पाएगा या CDA हमारी मदद नहीं कर पाएगा। तो हमें रिकॉर्ड्स के पास जाना पड़ेगा ताकि हमारी जो अमेंडमेंट हो सके रिकॉर्ड्स के अंदर, हमारे PPO के अंदर। हमारा जो इंडियन आर्मी वेटरन्स की वेबसाइट है एक बहुत इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है, और आप देख सकते हैं कि जो इंडियन आर्मी veterans.gov.in, इसके ऊपर हम जाएं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, हमारी ईमेल्स दी हुई हैं, और साथ ही हमने कोशिश की है कि इसको मल्टीलिंगुअल में
इसके अंदर जो हमें इंफॉर्मेशन दी है वो बाकी दूसरे भाषाओं के अंदर भी हो। इसके अंदर हम सारी पॉलिसी लेटर्स हमारे उपलब्ध हैं, जो CDA के सर्कुलर्स हैं वो उपलब्ध हैं। हम फॉर्म्स डाउनलोड कर सकते हैं, नाम बदली करने का, हमें फैमिली का डेट ऑफ बर्थ बदली करना है, बच्चों का नाम बदली करना है या उनकी डेट ऑफ बर्थ में करना है, उसके सारे फॉर्म्स हमारे पास उसके अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। हर साल हम पब्लिकेशंस छापते हैं या और भी कोई पब्लिकेशंस है हम उन्होंने अपलोड किया हुआ है। हमने एडवाइजरीज बनाई हुई हैं, ये इन्फो है कि इन्फो, इसके अंदर आप जाएं और इसके अंदर एडवाइजरीज में जाएं और उसमें हर टॉपिक हमने कोशिश की है, ECHS लेके DGR, AWPO, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के अंदर एडवाइजरीज के अंदर मिलेंगी। इसके अलावा हमने नोटिफिकेशन जो हुई है वो सारी हमारे इस लिंक्स के अंदर हैं। अगर हम डिटेल जाना चाहते हैं, जैसे कर्नल वेटरन्स के टेलीफोन नंबर जाना चाहते हैं, ये कर्नल वेटरन्स को क्लिक करके हम कर सकते हैं। हम ECM सेल के मोबाइल नंबर्स या उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स ईमेल करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। हम कंप्लेंट डालना चाहते हैं CP ग्राम में, वो हम डाल सकते हैं। हमें लिंक्स हैं, लिंक्स के ऊपर हम कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा एक अहम इंपॉर्टेंट है, आस्क ए क्वेश्चन। आपकी कोई क्वेरी है, आप एकदम से इस आस्क ए क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करें और अपनी डिटेल भरें और अपनी क्वेरी भरें, और ये आस्क ए क्वेश्चन मैं खुद डील करता हूँ, इसके खुद आंसर मैं देता हूँ ताकि आप लोगों को सही आंसर मिल सके। इसके अलावा जो हमारे वेटरन्स जो फैमिलीज हैं, विडोज हैं, NO के हैं, उनके लिए अलग हमने इसके अंदर ये बनाया हुआ है। इसके ऊपर आप क्लिक करते ही आप जो एंटाइटलमेंट्स एक विडो को होनी चाहिए, वार कैजुअलिटीज़ हैं, फिजिकल कैजुअलिटीज़ हैं, उनको होनी चाहिए, वो कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं उनके लिए हैं, और CP ग्राम में लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च के लिए कोई भी आपने मसला अगर सर्च करना है तो आप यहाँ पे शब्द, जैसे मान लिया आपने डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है तो आपने बर्थ डाल दें। यहाँ पे आपको पूरी डेट ऑफ डिटेल्स किस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ चेंज की जा सकती है। आपने स्पाउस का नेम चेंज करना है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर जो सर्च है यहाँ पर नेम टाइप कर दिया तो आप नेम में जा सकते हैं। आपको रिकॉर्ड ऑफिस के ईमेल या रिकॉर्ड ऑफिस के नंबर पता करने, रिकॉर्ड ऑफिस टाइप कर दिया आपने, वो आपको लेके चला जाएगा। अपने जिला सैनिक बोर्ड के नंबर टाइप करने, वो इस पे आपने कर दिए। तो ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। बिना लॉगिन के पूरी ओपन डोमेन में इंफॉर्मेशन ये आपको हासिल है, और हमने कोशिश की है जो एक एक्स सर्विसमैन को इंफॉर्मेशन चाहिए वो इसके अंदर आपको मिल सकती है। अहम जो हमारा पॉइंट है जो मैं आज आपको लोगों को बताना चाहूंगा वो पेंशन के बारे में है। हमारी जो पेंशन है, आप सब लोगों को मालूम है कि अगर हम ऑफिसर है तो कम से कम 20 साल की नौकरी होनी चाहिए, अगर जवान है तो 15 साल की नौकरी क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए। हमारी जो सर्विस पेंशन बनती है, जो हमारी तनख्वाह है जिसको कि हम रिकॉनेबल एमोल्यूमेंट बोलते हैं, जो हमारी लास्ट पे ड्रॉन है उसका 50% हमारी पेंशन बन जाती है। लेकिन जो पुरानी पेंशनर्स हैं उनके लिए हमें ध्यान देने की जरूरत है। जो 1 जनवरी 2016 के बाद रिटायर हुए हैं उनका सीधा फार्मूला है कि जो आपकी तनख्वाह है 7th CPP में, 7th पे कमीशन में जो आपकी तनख्वाह थी उसका 50% आपकी पेंशन हो जाती है। जो 1 जुलाई 2014 और 31 दिसंबर 2015 में जो रिटायर हुए हैं उनकी जो पेंशन उस दौरान थी, उस पेंशन के को 2.57 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे आज की पेंशन बन जाती है। जो 2014 से पहले से रिटायर हुए हैं, जिनके जहां से कि OROP लागू शुरू होता है, उनके लिए एक सर्कुलर निकला है। आप गूगल पे भी टाइप करेंगे सर्कुलर 555, वो आपको एक टेबल निकालेगा और उस टेबल पे हर प्रकार की पेंशन दी हुई है कि सर्विस पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन है, फैमिली पेंशन है, डिपेंडेंट पेंशन है, वो सब चीजें दी हुई हैं। उस टेबल में अपना रैंक और क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से देखिएगा, और जो तनख्वाह वहां पे उस और टेबल में लिखी होगी उसको 2.57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी आज की पेंशन निकलाएगी। उसके ऊपर आप जो आज का DA है वो लागू कर सकते हैं। पेंशन को एक अहम चीज ध्यान में रखने की बात है कि हमारा कम्यूटेशन, जो जिस दिन से हमारी कम्यूटेशन शुरू होती है उस दिन से लेकर के 15 साल तक हमारी कम्यूटेशन कटती रहती है, लेकिन उसके बाद अपने आप बैंक को बंद कर देनी चाहिए। कई बैंक भूल जाते हैं, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम बैंक्स को बताएं कि हमारी ये कम्यूटेशन बंद की जाए। दूसरा जो कम्यूटेशन को याद रखने की बात है कि कम्यूटेशन अगर 15 साल के दौरान एक एक्स सर्विसमैन का देहांत हो जाता है तो उसकी पत्नी से वो कम्यूटेड अमाउंट नहीं रिकवर किया जाता।
अभी हम आते हैं फैमिली पेंशन पे। फैमिली पेंशन 3 प्रकार के हैं, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन और लिबरलाइज फैमिली पेंशन। लिबरलाइज फैमिली पेंशन उनको मिलती है जो कि बैटल कैजुअलिटी में एक देहांत हो जाता है, उनकी तनख्वाह का 100% पेंशन मिलती है। स्पेशल फैमिली पेंशन जो कि सर्विस के दौरान देहांत होता है और नौकरी जो एट्रीब्यूटेड है वो सर्विस के ऊपर है, तो उसमें स्पेशल फैमिली पेंशन जो कि हमारी तनख्वाह का 60% होती है। और ये दोनों पेंशनें, स्पेशल फैमिली पेंशन, लिबरलाइज फैमिली पेंशन, दोनों फॉर लाइफ हैं। बीच में कईयों को शक होता है कि कुछ साल के लिए हैं, लेकिन फॉर लाइफ है ये। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन उनको मिलती है जो जिनकी देहांत सर्विस के दौरान फौजी काम करते हुए न हुई हो, या रिटायरमेंट के बाद जो सभी पेंशनर्स आते हैं उनको सबको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलती है। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन का रेट जो होता है वो तनख्वाह का 30% कहें या हमारी पेंशन का 60%। इसमें सिर्फ एक प्रावधान है कि ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन अगर डेथ इन सर्विस हुई है तो आपको 10 साल तक 50% के हिसाब से मिलती है, और अगर आपकी सर्विस के बाद, रिटायरमेंट के बाद डेथ हुई है तो डेथ के 7 साल बाद या 67 ईयर्स तक आपको ऑफ पेंशन मिलता है। फिर आ जाता है डिपेंडेंट फैमिली पेंशन। हमें ध्यान रखना है कि हमारे बाद जो पेंशन का सबसे पहला हकदार है वो पत्नी होती है। उसकी कोई इनकम की क्राइटेरिया नहीं है, जितनी भी इनकम हो उसको हर हालत में फैमिली पेंशन मिलेगी। डिपेंडेंट पेंशन में सबसे पहले 25 साल से नीचे हमारे बच्चे आते हैं, उसके बाद हमारे जो 25 साल के बाद हमारे हैंडीकैप बच्चे आते हैं, और उसके बाद हैंडीकैप के बच्चे के बाद अगर कोई नहीं है तो कोई अगर हमारे अनमैरिड, विडोड और डिवोर्स डॉटर जो 25 साल से ऊपर है वो पेंशन की हकदार होती है। और अगला मुद्दा है ड्यूअल फैमिली पेंशन का, दोहरी पेंशन। हम 2 नौकरी अगर करते हैं, हमने फौज में नौकरी की पेंशन ली, उसके बाद डीएसए में नौकरी की पेंशन ली, या स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में पेंशन ली, तो पहले एक एक्स सर्विसमैन को तो दोनों पेंशनें मिलती थी, लेकिन 2012 से बाद फैमिली को पहले एक ही मिलती थी, लेकिन 2012 के बाद फैमिली को भी दोनों पेंशन मिलती हैं। लेकिन अमूमन इसमें देखा गया है कि हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो दोनों सर्विस के में मेल नहीं खाते हैं, क्योंकि ये जरूरी है कि जब ड्यूअल फैमिली पेंशन मिलनी हो, दोहरी पेंशन मिलनी हो, तो इन दोनों का मेल बहुत जरूरी है, दोनों का डॉक्यूमेंटेशन। अगर दोनों के डॉक्यूमेंटेशन में हमारी पत्नी का नाम सही नहीं है, उनकी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, तो इसमें पेंशन में मिलने में हमें दिक्कत होगी। तो ये जरूरी है कि हम अपनी फैमिली की डिटेल्स दोनों रिकॉर्ड्स में ठीक करें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है पेंशन के बारे में कि 80 साल की उम्र के बाद हमें एडिशनल पेंशन मिलती है। ये एडिशनल पेंशन जो पेंशनर है उसकी उम्र के हिसाब से मिलती है। अगर एक सर्विसमैन है तो सर्विसमैन की उम्र से, और अगर फैमिली पेंशनर है तो उस फैमिली की उम्र के हिसाब से मिलती है। 80 साल के ऊपर 20% एडिशनल पेंशन मिलती है, 85 के ऊपर 30% एडिशनल मिलती है, 90 के ऊपर 40%, 95 के ऊपर 50%, और जब हमारी 100 साल की उम्र हो जाती है तो डबल पेंशन मिलती है। तो ये जरूरी है, खास करके जो पुराने पेंशन है उनके पीपीओ के अंदर उनकी जो एज है, जो डेट ऑफ बर्थ है वो नहीं लिखी हुई है। तो जब तक हमारे हाथ पांव काम करते हैं तो हमें हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने डेट ऑफ बर्थ को अपने पीपीओ में अंकित करवाएं। कुछ अहम मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट के बारे में बताना चाहूंगा। 2 हमारे सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं, एक तो पेंशन पेमेंट ऑर्डर और एक डिस्चार्ज बुक, और इसमें प्राथमिकता मैं दूंगा पीपीओ को। पीपीओ एक अहम डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर अगर जो कुछ लिखा हुआ है, हमारी पेंशन्स, हमारी एंटाइटलमेंट्स उस पीपीओ के ऊपर ही निर्भर है। ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि जो हमारे सर्विस पर्टिकुलर्स हैं वो हम करेक्ट करवाएं, हमारा रैंक, हमारा नंबर, हमारा क्वालिफाइंग सर्विस। और ये हमारे लिए एक बड़ी सोच करने की बात है कि आज भी हमारे पास ऐसे केस आते हैं जिसके अंदर की पीपीओ के अंदर डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी हुई है। पिछले महीने एक सर्विसमैन आए थे, उनकी डेट ऑफ बर्थ 1975 की जगह 1915 लिख दी थी। 60 साल का फर्क है, और उसको 5 महीने तक पेंशन नहीं मिली है। तो ये जरूरी है कि जैसे हमारे को जब हम रिकॉर्ड्स में पेंशन ड्रिल के दौरान होते हैं तो पीपीओ को हम अच्छी तरह से चेक करें, क्या हमारी डेट ऑफ बर्थ ठीक है, क्या हमारी डेट ऑफ कमीशन या डेट ऑफ एनरोलमेंट ठीक है, हमारी क्वालिफाइंग सर्विस ठीक है, हमारी जो बाकी पर्टिकुलर्स हैं वो सारे ठीक होने चाहिए।
दूसरा अहम इंपॉर्टेंट हमारी पत्नी की डिटेल्स, एनओसी की डिटेल्स है, हमारे बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, हमारी फैमिली का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये बहुत ज़रूरी है और ये आधार और पैन कार्ड में भी अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हम अपने जो एंटाइटलमेंट्स हैं वो नहीं ले पाएंगे। अगर हमारी फैमिली की पेंशन मिलने में डिले हो जाएगी, हमारे बच्चों को एजुकेशन ग्रांट है, उनको भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, वो हैं, उन मिलने में देर हो जाएगी। डिसेबिलिटी एलिमेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पेंशन पेमेंट ऑर्डर में ठीक प्रकार से ये अंकित हुआ हो। और डिसेबिलिटी एलिमेंट जो है, ध्यान रखने की बात है कि ये सिर्फ एक सर्विसमैन को ही मिलता है, उसके देहांत के बाद उसकी फैमिली को नहीं मिलता। लेकिन डिसेबिलिटी एलिमेंट के ऊपर डीए जितना लागू होता है उतना उसको मिलता है। नेक्स्ट है गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड एक बहुत अहम जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जरूरी है, क्योंकि गैलेंट्री अवार्ड अमूमन जब आप पेंशन आते हैं या आपका बैटल कैजुअलिटी हो जाते हैं या देहांत होता है, उसके 1 साल के बाद गैलेंट्री अवार्ड मिलता है। तो ये रिकॉर्ड ऑफिस बहुत, आज भी केस हैं, बहुत ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं कि गैलेंट्री अवार्ड अंकित नहीं किया होता। 2004 में रिटायर हुआ, उसका आज हमें पता चला कि उसकी फैमिली को शौर्य चक्र नहीं मिल रहा है। बहुत ऐसे केसेस है, वीर चक्र के केसेस हैं, जो कि फैमिली एक्स-सर्विसमैन गुजर जाता है, तब वो एक्स-सर्विसमैन पेंशन ले रहा था, गैलेंट्री अवार्ड ले रहा था, लेकिन जब उसका देहांत हो जाता है तो उसकी पत्नी को नहीं मिलता है। और कईयों को ये वहम है कि उसकी पत्नी को एंटाइटलमेंट नहीं है। गैलेंट्री अवार्ड एक्स-सर्विसमैन को और उसकी पत्नी को, दोनों को एंटाइटल्ड है, लेकिन ये जरूरी है कि हमारे पीपीओ में लिखा हो। कई बार ये होता है कि पीपीओ में लिखा हुआ है लेकिन बैंक भूल जाता है। बैंक जब आपका कैलकुलेट करता है आपके हस्बैंड के मरने के बाद, तो वो सिर्फ आपकी डिटेल ले लेता है और गैलेंट्री अवार्ड की डिटेल नहीं लेता। तो ये एक अहम जरूरी बात है। कम्युटेशन रिस्टोरेशन के बारे में मैंने बता दिया है, बहुत जरूरी है। ज्वाइंट पेंशन अकाउंट, आज भी मेरे पास केसेस आते हैं कि जिन्होंने ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोला हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप सब लोगों को ध्यान रखने की बात है। आपके सभी बच्चों का पार्ट 2 ऑर्डर आपके रिकॉर्ड ऑफ सर्विस में एंटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमूमन एक एक्स सर्विसमैन है, वो 2 बच्चों के बाद उनको ये भ्रम है कि मेरे बाकी बच्चों को एंटाइटलमेंट नहीं मिलेगा, वह अपने बच्चों के बाकियों की डिटेल नहीं भरता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि सभी बच्चों को, आप आज सोच रहे हो कि मेरी उम्र तो 80 साल की हो गई है, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, सेटल्ड हैं, मुझे उनके नाम करने की क्या जरूरत है। लेकिन जब आप देखते हैं कि अनमैरिड, विडो, डिवोर्स डॉटर को एंटाइटल्ड है पेंशन, तो वो उस दौरान वो वंचित रह जाती हैं या डॉक्यूमेंटेशन में बड़ी मुश्किल होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे सभी बच्चों की डिटेल्स हम अपने रिकॉर्ड ऑफ सर्विस में डालें। इसी प्रकार से डिसेबल और हैंडीकैप चिल्ड्रन हैं, उनकी डिटेल, अगर हमारी सर्विस के दौरान बच्चा डिसेबल्ड और हैंडीकैप है, हम कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम सर्विस के दौरान उसको कराएं, लेकिन उसके बाद भी अगर हमने नहीं कराया हुआ है तो अपने डिसेबल्ड सर्टिफिकेट बनाएं, उसका ECHS कार्ड बनवाएं और उसको अपना पीपीओ में नाम अंकित करवाएं। अदरवाइज उस बेचारे को, लाचार बच्चे को, जब हम दोनों नहीं रहते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक और जो हमारे पास कॉमन पॉइंट है, वो वाइफ का, जो कई लोग जो जिनकी पत्नी का देहांत हो चुका होता है या तलाक हो चुका होता है, वो दूसरी शादी जब कराते हैं तो दूसरी पत्नी का डिटेल्स पीपीओ में नहीं होता। और अमूमन ये देखा गया है कि उस लेडी को बहुत मुश्किल होता है उसके बाद प्रूव करना कि उसके साथ उसका विवाह हुआ था। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने जीवन काल में ही अपनी जो पत्नी हैं उनके नाम कराएं। एनहेंस्ड रेट ऑफ फैमिली पेंशन मैंने आपको पहले ब्रीफ कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नॉमिनी बैंक के अंदर बहुत ज़रूरी है। जब तक दोनों सर्विसमैन और उसकी पत्नी जिंदा रहते हैं तो उसकी पत्नी अपने आप ही नॉमिनी होती है, लेकिन मुश्किल जब आती है जब सिंगल पेंशनर होता है, तो उसमें एक अहम इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो पत्नी है उसका नाम, जो हमारे बच्चे हैं उनका नॉमिनी हम करवाएं। इसी प्रकार से नॉमिनी फॉर LTA, जो लाइफ टाइम एरियर्स, अगर कोई एरियर हमारे पीछे रह जाते हैं, तनख्वाह में बढ़ोतरी होती है हमारे गुजरने के बाद, या DA बढ़ता है, तो हमारे जो नॉमिनी है और हमारे जो बच्चे हैं, लीगल हेयर्स हैं, उनको उन तक ये अमाउंट पहुंच पाए। ओके, ये हमारे इंपॉर्टेंट लिंक्स है जिसके ऊपर कि आपने ध्यान देना है। सब लोग आजकल EPPO के बारे में बात करते हैं। EPPO जो ऑफिसर्स हैं उनका EPPO रोड्रा वेबसाइट के ऊपर है, और JCO जवान है वो अपने रिकॉर्ड ऑफिस से ईमेल PPO हासिल कर सकते हैं। ये ईमेल आपके जो आज तक के
7th पे कमीशन की जो डिटेल्स हैं वो उसके अंदर दी हुई हैं, और बाकी भी डिटेल आपके अंदर दी हुई है। उसमें कोई ऑब्जर्वेशन है आप अपने रिकॉर्ड के थ्रू उसको ठीक करवा सकते हैं। बाकी हमने सारी इस पे लिंक्स दिए हुए हैं, CDA का, CSD का, ECHS का, जिला सैनिक बोर्ड्स, DGR, AWPO, AGIF, AWA और आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, ये हमने इनके लिंक दिए हुए हैं। जो भी आपको समस्या होती है इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, बहुत लंबा टॉपिक मैं ले सकता था, लेकिन समय के अभाव की वजह से मुझे बड़े संक्षिप्त में बताना पड़ा है। ब्रीफ में आप लोगों को जो प्रॉब्लम थी वो बतानी पड़ रही हैं, लेकिन हमारी जो डायरेक्टरेट की वेबसाइट है आप उसके ऊपर जाइए, हमारी ईमेल है उसके ऊपर जाइए, हमारे नंबर्स हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा खुद का नंबर है 9868732800। आप इसके ऊपर किसी भी समय मुझे संपर्क कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप भेज सकते हैं और आपका समाधान हम हमेशा कोशिश करेंगे। कोई भी समस्या आपको ECHS की, CSD की, डॉक्यूमेंटेशन की, आप हमारे जो पूरे वर्टिकल्स हैं पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं।